विकास तथा शिक्षा में अनुप्रयोग, ये लास्ट टॉपिक है इसका साइकोलॉजी का। और इसके बाद अपने एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, या तो लाइव के माध्यम से करवाएंगे या फिर ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। रोज़ाना 20-30 प्रश्न होंगे और कंप्लीट करवा देंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहला है इनमें आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यक्ति का दृष्टिकोण, ऐसा दृष्टिकोण जो स्वयं के प्रति हो, दूसरों के प्रति ना हो, स्वयं के प्रति वो कैसा सोचता है, तो वो आत्म संप्रत्यय होता है। सर्वप्रथम रेन डेस्कार्टेस ने कॉग्निटो संज्ञान, कॉग्निटो का अर्थ होता है संज्ञान, अर्थात व्यक्ति की स्वयं के अस्तित्व की जागरूकता के संदर्भ में चर्चा की थी। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ, ये गलत लिखा यहाँ पर साइकोलॉजी लिखना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में सन 1890 में इस धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया। आत्म संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट है वो विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में प्रस्तुत किया था। आत्म संप्रत्यय में क्या है कि आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति कि मैं क्या हूँ, वह मैं कौन हूँ, जैसे विषयों में एक प्रतिमा या एक धारणा बन जाती है अपने मन में। स्व प्रतिमा या स्व धारणा बनती खुद के मन में, दूसरे के प्रति नहीं होगा, ठीक है, इसमें खुद के प्रति होगा, तभी तो वो आत्म संप्रत्यय है। तो इसमें दो पक्ष सम्मिलित होते हैं, एक तो अपने शरीर के हिसाब से शारीरिक रूप से जो स्व धारणा बनती है, वो एक मन को लेकर के स्व धारणा बनती है, तो वो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। आत्म संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय एक या आत्मचेतन अथवा आत्मानुभूति एक विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है। स्वयं के प्रति, स्वयं को जानना या स्वयं के प्रति कोई धारणा का बनना या आत्मचेतन या आत्मानुभूति का विकसित होना एक व्यक्तित्व का, विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है। किसका लक्षण है? विकसित व्यक्तित्व का लक्षण है। आत्म संप्रत्यय व्यक्ति के द्वारा उसकी शारीरिक सौंदर्य, पहचान, योग्यताओं, विशेषताओं एवं भावनाओं का समग्र आकलन है। इन सब चीज़ों का वो आकलन करता है इसमें स्वयं की, और उसके व्यवहारों को निर्देशित भी करते हैं। ये उसके व्यवहार को निर्देशित भी करते हैं, व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। आत्म प्रत्यय में व्यक्ति आत्म प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात अपने संबंध में देखता है, समझता है और स्वयं को जानता है। आत्म संप्रत्यय से ही व्यक्ति का व्यवहार है वो संचालित होता है। इससे आत्मगौरव को बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगर अपना सेल्फ के प्रति, अपने स्वयं के प्रति नज़रिया अच्छा है तो हम अपना आत्मगौरव बनाए रखने में सफल होते हैं, इसमें सहायता मिलती है। इसमें व्यक्ति आत्म प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ आत्मचिंतन, आत्मरक्षा और आत्म मूल्यांकन भी करता है। स्वयं पर चिंतन करता है, स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। आत्म संप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को प्रभावित करेगा। आपकी अभिवृत्ति, आत्म अनुशासन और आकांक्षा का स्तर और परिपक्वता, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, और शिक्षक का प्रभाव भी आप पर पड़ता है, आपके आत्म संप्रत्यय पर पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव और पाठ्य सहगामी क्रियाओं से भी प्रभावित होता है, और सामाजिक कौशल है उनसे भी प्रभावित होता है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे आप एजुकेशन में। इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, शिक्षक के द्वारा प्रभाव, शिक्षक अपने प्रभाव के द्वारा विद्यार्थियों में आत्म प्रत्यय को विकसित करने में सहायक होता है। शिक्षक प्रक्रिया के दौरान यदि शिक्षक विषय वस्तु की जीवन में उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय को, यानी कि उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को विकसित करने में सहायक होता है। विद्यार्थियों में स्व जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे विद्यार्थी जान सकते हैं कि वे क्या चीज़ हैं और उनका समूह या समुदाय में क्या स्थान है, उनकी क्या रेपुटेशन है और वो आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को स्व जागरूकता का नॉलेज होना चाहिए।
विद्यार्थियों को अपनी सफलताओं और असफलताओं और शक्तियों और दुर्बलताओं को आदि सही प्रकार से पहचानने व आकलन करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी सफलता, असफलता, शक्ति, दुर्बलताओं आदि को सही प्रकार से पहचानने, उनका आकलन और मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अध्यापक अपने स्नेह एवं आत्मीय पूर्णता, व्यवहार एवं अभिप्रेरणा के द्वारा विद्यार्थियों में उचित आत्म प्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित कर सकता है। अध्यापक सही ढंग से, आत्मीयतापूर्ण, आराम से, मोटिवेशन के द्वारा उन्हें उनका विद्यार्थियों का सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसका ढंग से विकास कर सकता है। एटीट्यूड, ये दूसरे के लिए जो अपना नज़रिया होता है ना, उसको अभिवृत्ति या एटीट्यूड कहते हैं। और ये नकारात्मक और सकारात्मक हो सकता है। अपने नकारात्मक से सकारात्मक में इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से है। यह दृष्टिकोण ही विभिन्न विचारों, प्राणी, घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रति हमारे व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करता है। अभिवृत्ति अपना रूप बदल भी सकती है, अर्थात ये जन्मजात और अर्जित भी होती है। जन्मजात तो है ही, साथ में अर्जित भी होती है। जैसे अपने समाज में रहेंगे उसके अनुसार चेंज भी होती जाएगी। अभिवृत्ति किसी घटना, व्यक्ति, विचार या वस्तु के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल दृष्टिकोण का प्रदर्शन करती है। हमारी सकारात्मक और नकारात्मक सोच को प्रदर्शित करती है। अभिवृत्ति एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों से होता है। इस प्रकार अभिवृत्ति में मानसिक और सामाजिक दोनों ही पक्ष शामिल होते हैं। अभिवृत्तियों से व्यक्ति के संवेग जुड़े होते हैं। अभिवृत्तियों से क्या होते हैं? व्यक्ति के संवेग जुड़े होते हैं। यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि वो जैसे माहौल में रहेगा उसका अभिवृत्ति है वो वैसे ही निर्मित हो जाएगी। अभिवृत्ति का विकास बहुत कुछ सामाजिक संबंधों के कारण होता है। सामाजिक तत्व है वो सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद अभिवृत्ति के आयाम, डायमेंशन ऑफ एटीट्यूड। दिशा, डायरेक्शन। प्रत्येक अभिवृत्ति की कोई न कोई एक दिशा होती है। अभिवृत्ति या तो नकारात्मक दिशा में होती है या सकारात्मक दिशा में। इसी प्रकार या तो ऋणात्मक हो सकती है अथवा धनात्मक, या पक्ष में हो सकती है अथवा विपक्ष में। स्थिरता, स्टेबिलिटी। अभिवृत्ति कितनी स्थायी है यह निर्भर करता है कि उसके साथ जुड़े संवेग कैसे हैं। यानी कि अपने ज़्यादा टाइम तक उसके प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं या उसके साथ हमारा कोई नकारात्मक संबंध है तो उसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। अगर थोड़े टाइम से हम उसके प्रति ऐसी घटिया सोच रख रहे हैं तो वो चेंज हो सकती है। तो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। यदि अभिवृत्ति के साथ तीव्र संवेग जुड़े हुए हैं तो अभिवृत्ति अधिक स्थायी होगी, और संवेग अगर कम है तो कम स्थायी होगी वो तीव्रता। जिस प्रकार संवेगों की मात्रा पर अभिवृत्ति का स्थायित्व निर्भर करता है, उसी प्रकार संवेगों की तीव्रता और मंदता के आधार पर अभिवृत्तियों की तीव्रता अथवा मंदता भी आधारित है। अभिवृत्ति मापन की विधियाँ। अभिवृत्ति मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं? एक तो व्यवहारिक विधियाँ हैं जिसमें प्रत्यक्ष प्रश्न विधि है और एक प्रत्यक्ष व्यवहार विधि है। दूसरी है मनोवैज्ञानिक विधियाँ। पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रश्न विधियाँ। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति, विचार, घटना, वस्तु, मूल्य आदि के बारे में प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर उसकी अभिवृत्ति ज्ञात की जाती है। प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ करके अपने ज्ञात करेंगे। दूसरी है प्रत्यक्ष व्यवहार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहार का निरीक्षण करेंगे, अपने अवलोकन करेंगे और पता लगाएंगे कि वह विभिन्न मनोवैज्ञानिक पदार्थों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है। ये तो प्रत्यक्ष व्यवहार है, वो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ कर रहे थे उसमें। दूसरी है मनोवैज्ञानिक विधियाँ। मनोवैज्ञानिक विधियों में प्रमुख विधियाँ हैं युग्म तुलनात्मक विधि। युग्म तुलनात्मक विधि थ्रस्टन ने दी थी। और समान उपस्थिति अंतराल विधि, ये थ्रस्टन एवं चेव के द्वारा। योग निर्धारण विधि है वो लिंकर्ट ने दी है। और स्केलोग्राम विधि गटमैन। क्रमबद्ध अंतर विधि है वो थ्रस्टन ने दी है। विभेदकारिता विधि है वो एडवर्ड एवं किलपैट्रिक ने। सिमेंटिक डिफरेंशियल विधि है वो ओसगुड ने प्रदान की है। अभिवृत्तियों का शिक्षा में अनुप्रयोग, एटीट्यूड का
आप शिक्षा में प्रयोग कर सकते हो। क्या क्या प्रयोग हैं? इम्प्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड इन एजुकेशन। अभिवृत्तियों के विकास का बालक के शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास से निकट संबंध है। अतः यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि बालक का उचित ढंग से सर्वांगीण विकास हो। घर और परिवार से ही अभिवृत्तियाँ अंकुरित होती हैं, यानी कि बच्चा जहाँ रहेगा ना वहाँ से ही अंकुरित होगी। जैसे समाज के अंदर रहेगा तो उस समाज के जो दृष्टिकोण है उनके आधार पर ही आधारित होगी। तो घर में रहेगा तो माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों के आधार पर होगी। माँ बाप द्वारा और परिवार के सदस्यों द्वारा उचित मार्गदर्शन कर ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए कि जिससे बालकों में वांछनीय अभिवृत्तियाँ जन्म लें, कोई गलत अभिवृत्ति पैदा न हो। परिवार का वातावरण ही ऐसा बने कि ताकि वहाँ सभी बड़े लोग अपने आप में सुधार करें और इसका प्रभाव छोटे सदस्यों पर पड़े और उनकी अभिवृत्तियाँ में भी अनुकूल परिवर्तन आ जाए। अभिवृत्तियाँ व्यक्ति की आत्म प्रतिष्ठा और अहम से घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्तियों का व्यक्ति की आत्म प्रतिष्ठा यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और अहम से घनिष्ठ संबंध है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अभिवृत्ति ग्रहण नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा या सम्मान पर आँच आए। अतः विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा है, यह ध्यान रखना चाहिए कि सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास नकारात्मक की अपेक्षा सरल होता है। उदाहरण के लिए ईमानदारी या प्रजातंत्र के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति को विकसित करना बेईमान या तानाशाह के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति के विकास की अपेक्षा अधिक आसान है। पांचवा है आपका इम्प्लीकेशन है, अभिवृत्तियों को तथ्यों की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। इन्हें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव से आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसीलिए अध्यापकों द्वारा इसकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि अप्रत्यक्ष सुझाव और उदाहरणों और अनुभव ग्रहण करने के अवसरों द्वारा विद्यार्थियों को इन्हें ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सामाजिक वातावरण में ही अभिवृत्तियाँ पनपती है और पलती है। अतः इस वातावरण से संबंधित सभी शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए कि बालकों में उचित और वांछनीय अभिवृत्तियाँ विकसित हो सकें। सातवां इम्प्लीकेशन है वो है आपका वांछनीय अभिवृत्तियों को विकसित करने या अवांछनीय अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के कार्य में अध्यापक को यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि मूल बात समूह की अभिवृत्ति बदलने या विकसित करने की है, किसी विद्यार्थी विशेष को नहीं। कक्षा के या विद्यालय के बालकों की समूहगत जो अभिवृत्तियाँ बनेगी, विद्यार्थी विशेष ही उन्हें ग्रहण करेगा। आठवीं अभिवृत्ति है आपकी इम्प्लीकेशन है आठवां एजुकेशन पर, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के विचारों और अभिवृत्तियों से बहुत अधिक दूर नहीं जाना चाहिए। अगर वह ऐसा करेगा तो इस समूह का नेतृत्व उसके हाथों ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और फिर वह अभिवृत्तियों के निर्माण और विकास की दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। सफल राजनीतिज्ञ कभी भी इस बात का ध्यान रखकर नहीं करते और तभी वे उनकी अभिवृत्तियों को धीरे धीरे मोड़ देने में सफल हो जाते हैं। अध्यापकों को अपनी शिक्षण विधियों और व्यवहार में इस प्रकार परिवर्तन लाना चाहिए कि बालकों की उनकी विषय के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति विकसित हो सके। उन्हें बालकों में वांछनीय अभिवृत्तियाँ विकसित करने के लिए अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत कर आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद है रुचि, इंटरेस्ट। रुचि क्या होती है? रुचि किसी वस्तु या प्रक्रिया की ओर आकर्षित होने, कोई प्रक्रिया की ओर आकर्षित होने, उसे पसंद करने, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। रुचि का संबंध मनोशारीरिक कारणों से होता है। अतः रुचि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। रुचि पर अपने वंशानुक्रम हेरिडिटी का और वातावरण एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए रुचि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। रुचि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करने वाली केंद्रीय शक्ति है। हमारे सभी प्रयत्नों का लक्ष्य विद्यार्थियों में सीखने की रुचि विकसित करना होता है। सीखने की रुचि विकसित करना होता है।
रुचि बच्चों को केवल सीखने में ही सहायता प्रदान नहीं करती, बल्कि उनके दृष्टिकोणों, उनकी प्रवृत्तियों तथा अन्य व्यक्तित्व संबंधित विशेषताओं के निर्माण में भी सहायक होती है। रुचि के 3 पहलू होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों से प्रभावित भी होती हैं। रुचियों की प्रकृति और विशेषताएं। रुचियों की प्रकृति और विशेषताएं। हमारी रुचियां हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा लक्ष्यों से बहुत ज़्यादा संबंधित होती हैं। हमारी रुचियां हमारी जो ज़रूरतें होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारे जो टारगेट लक्ष्य होते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है, उनसे अलग नहीं होती। रुचि एक अभिप्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार की ओर अग्रसर करती है। ये एक मोटिवेशन होता है एक तरीके का, जो कोई भी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। रुचि और ध्यान का आपस में गहरा संबंध है। रुचि ध्यान की माँ है। हम उन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। उन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं। रुचियाँ जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना हमेशा संतुष्टि प्रदान करता है। हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। सीखने से रुचि में आने वाली असामान्य रुकावटें। रुचि से सीखने में आने वाली असामान्य रुकावटों को दूर करने में सहायता मिलती है। रुचि से व्यक्ति को थकावट का सामना करने और असफलता से बचने में सहायता मिलती है, क्योंकि वो उसके लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करती है और व्यक्ति सफल होता है। रुचियाँ स्थिर और स्थायी नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। परिपक्वता और शिक्षा और अन्य आंतरिक और बाह्य तत्वों के कारण ये परिवर्तित होती रहती है। रुचि का शिक्षा में अनुप्रयोग। शिक्षा में क्या आप उसको काम ले सकते हैं सही ढंग से। इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। जो विषय बालक को रुचि के अनुसार नहीं है, बालक की निष्पत्ति उस विषय में कभी भी ऊंची नहीं रह सकती। निष्पत्ति मतलब है उपलब्धियाँ। वो उस सब्जेक्ट में उसकी उपलब्धियां हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अतः बालकों में रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक निम्न उपाय प्रयोग कर सकता है। वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे मास्टर साहब उनमें रुचि जागृत कर सकते हैं? विषयों को छात्रों के जीवन से जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो पदार्थ हमारे जीवन से संबंधित होता है हम उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे। छात्रों के जीवन से जोड़ दो उस सब्जेक्ट को, खुद ब खुद रुचि पैदा हो जाएगी। पढ़ाने से पूर्व विषय वस्तु की उपयोगिता, उसके उपयोग और उसका महत्व छात्रों को बता देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री छोटे बालकों में अधिक रुचि जागृत करती है, तो उनके लिए विभिन्न प्रकार की श्रव्यदर्शी सामग्री या सहायक सामग्री है वो काम में लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे बालक को रुचि जागृत होगी उस विषय में। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। यानी कि जो चीज़ें बच्चा पहले से जानता है, ऑलरेडी जानता है, जो चीज़ें वो ऑलरेडी जानता है उससे स्टार्ट करो, और फिर जो चीज़ें वो नहीं जानता ना उसकी तरफ ले जाओ, ताकि उसका ध्यान पहले आकर्षित हो जाए और फिर वो उसके अंदर डूबा रहे। सरल से जटिल की ओर, पहले सरल चीज़ें बताओ ताकि उसका ध्यान केंद्रित हो, फिर आप कठिन चीज़ें भी उसे समझा सकते हो। इन सूत्रों का उपयोग करने से बालक की रुचि सरलता से जागृत हो जाएगी। शिक्षण के उद्देश्य बालक को स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षण के उद्देश्य बालक को स्पष्ट होने चाहिए कि क्यों पढ़ रहा है, क्या कारण है, इससे क्या प्रभाव होंगे। तो ये सब चीज़ें उससे बालक को पहले पता होनी चाहिए। करके सीखना रुचि जागृत करने का उत्तम साधन है, वो करके सीखना है। शिक्षण विधियों में विविधता लानी चाहिए। रुचिपूर्ण तरीके से शिक्षण कराओ। छोटे बालकों को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। छोटे बालकों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए उनकी बुनियादी प्रवृत्तियों, आत्मगौरव, जिज्ञासा आदि का समुचित उपयोग करना चाहिए। स्थायी भाव एवं आदर्श भी बच्चों की रुचियों को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। इसलिए बच्चों में रुचियों को उत्पन्न करने तथा उन्हें स्थिर
परमानेंट करने के लिए समुचित प्रयोग करना चाहिए। सीखने की स्थितियों और सीखने के उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व और उसकी दृढ़ता विद्यार्थियों के मन में रुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा अध्यापक अपने सद्व्यवहार और अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं द्वारा अपने बच्चों को इतना प्रेरित कर सकता है कि वे शिक्षण में खो जाएंगे। रुचि का मापन। रुचि का मापन करने के लिए रुचि तालिका का सर्वप्रथम निर्माण 1919 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रारंभ हुआ था। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुरू हुआ था। भारत में रुचि मापन का इतिहास है वो 1956 से प्रारंभ होता है, जो इलाहाबाद मनोविज्ञान ब्यूरो ने कुड्र परीक्षण के आधार पर एक व्यावसायिक रुचि पत्र का निर्माण हिंदी भाषा में किया। भारत में कब 1956 से कुड्र रुचि परीक्षण रुचि पत्र है, उसके आधार पर टेस्ट करते हैं। रुचि परीक्षण इंटरेस्ट टेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका है, ये के स्ट्रॉन्ग ने दी थी 1927 में। एक कुड्र परीक्षण होता है जो GF कुड्र 1954 में दिया था इन्होंने। माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये माइनेसोटा ने दिया है 1965 में। एक जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे है जो जैक्सन ने दिया है। उसके बाद है अवधान। नेक्स्ट कौन सा है? अवधान। अवधान होता है ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन, किसी का ध्यान एकत्रित करना या एक जगह पर केंद्रित करना, अटेंशन। अवधान ध्यान केंद्रित करना है। रुचि अवधान पर आधारित होती है और अवधान रुचि पर आधारित होता है। अगर इंटरेस्ट होगा तो ध्यान केंद्रित होगा और ध्यान केंद्रित है तो रुचि अपने आप है। रुचि और अवधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अवधान के लिए पहली आवश्यकता है उत्तेजना की एकांतता। मानसिक थकान होने पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक अस्वस्थ होने पर व्यवहार असामान्य हो जाता है, लेकिन मानसिक थकान होने पर ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दोनों में फ़र्क है। उसके बाद है अभियोग्यता, अभिक्षमता या अभिरुचि, एप्टीट्यूड कहते हैं जिसे अपने। एप्टीट्यूड, अभियोग्यता, अभिक्षमता, अभिरुचि। अभिक्षमता से तात्पर्य है किसी क्षेत्र या कार्य विशेष को भली भांति संपादित करने से संबंधित ऐसी समग्र विशिष्ट योग्यता या क्षमता से होता है जिसके निदान के आधार पर यह भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है कि अगर व्यक्ति विशेष को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने से संबंधित आवश्यक अवसर और प्रशिक्षण और सुविधाएं प्राप्त हो जाए ना, तो वह उसमें वांछित सफलता अर्जित कर सकता है। एप्टीट्यूड के आधार पर आप ये बता सकते हो कि ये बालक भविष्य में क्या बनेगा। उसकी हरकतें देख करके आप उसका भविष्य निर्धारित कर सकते हो, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो। अब योग्यता क्या है? सिर्फ जन्मजात होती है, ये जन्मजात लक्षण होते हैं। अब योग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो भविष्य की ओर संकेत करती है, जिसे आप एप्टीट्यूड कहते हैं। अब योग्यता किसी वस्तु का नाम नहीं है, यह एक अमूर्त संज्ञा है, व्यक्ति के गुणों की ओर संकेत करती है। अब योग्यता व्यक्ति की वर्तमान आदतों, क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर भविष्यवाणी करती है। जैसे छोटा बच्चा है, वो अगर थोड़ा बहुत नाचने में उसकी स्किल है ना, तो आप उसके आधार पर उससे कह सकते हो कि भविष्य में कोई नर्तक बनेगा। या उसका जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो खींचने की रुचि रखता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि वो भविष्य में फोटोग्राफर बनेगा। व्यक्ति द्वारा व्यवसाय में क्या सफलता प्राप्त करेगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो किससे? अभिरुचि से। अब योग्यता मानसिक पहलू है जो यह बताता है कि किसी क्षेत्र में कौशल प्राप्त करने की व्यक्ति में कितनी योग्यता है। अब योग्यता का संबंध संपूर्ण व्यक्तित्व से है, इससे आपका पूरा व्यक्तित्व निर्धारित होता है अब योग्यता से या एप्टीट्यूड से। अभिरुचियों का वर्गीकरण। अब एप्टीट्यूड कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसका वर्गीकरण है। पहला है संवेदनात्मक अभिरुचियाँ, सेंसरी एप्टीट्यूड। इस वर्ग में ऐसी अभिरुचियाँ शामिल की जा सकती है जिनका संबंध बालक की संवेदनात्मक क्षमताओं जैसे स्पर्श शक्ति, ग्रहण शक्ति, श्रवण शक्ति, देखने की शक्ति, स्वाद शक्ति,
है। ये आपकी संवेदनात्मक अभिरुचियाँ हैं। उसके बाद है मैकेनिकल अभिरुचियाँ। इसमें वे सभी अभिरुचियाँ शामिल की जा सकती हैं जिनका संबंध मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कार्य जैसे बढ़ईगिरी, स्कूटर, कार ठीक करने का कार्य, मशीनों की देखभाल, मरम्मत का कार्य, ये सब अभिरुचियाँ होती हैं। तीसरी है कलात्मक अभिरुचियाँ। इस वर्ग में वे सभी अभिरुचियाँ शामिल की जा सकती है जिनका संबंध कलात्मक अभिव्यक्ति से हो, जैसे संगीत, नृत्य, रेखात्मक, फोटोग्राफी, कविता की रचना करना, ये सब कलात्मक अभिरुचियाँ हैं। व्यावसायिक अभिरुचियाँ प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। इस वर्ग में वे सभी अभिरुचियाँ आती है जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों से होता है। जिस प्रकार आप लिपिक का कार्य अभिरुचि है, लिपिक यानी कि एलडीसी टाइप का, वकालत कोई वकील हो गया उससे संबंधित, विमान चालक कोई पायलट, शिक्षण अभिरुचि यानी कि पढ़ाने के लिए। शैक्षिक अभिरुचियाँ, इसमें वे सभी अभिरुचियाँ आती है जिनका संबंध शिक्षा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों या विषयों से होता है, जैसे वैज्ञानिक अभिरुचि है। जैसे वैज्ञानिक अभिरुचि, इंजीनियरिंग अभिरुचि और मेडिकल अभिरुचि, वाणिज्य अभिरुचि और खेल कूद अभिरुचि, ये सब अभिरुचियाँ शैक्षणिक अभिरुचियों में शामिल हैं। अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला है यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण जिसे मैक्यूरी ने दिया था 1925 में। फिर है लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, माइनोसोटा ने दिया था 1930 में। तीसरा है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, DAT, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, 1947। ये बीनेट, शिशोर और वेसमैन ने दिया है। प्रोफेसर JM ओझा भारतीय थे ये, इन्होंने इस परीक्षण का हिंदी में अनुकूलन किया है। फिर चौथा परीक्षण है वो है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, GATB कहते हैं, जिसे 1962 में विकसित किया गया है अमेरिका द्वारा। और फ्लेनेगन अभिक्षमता परीक्षण FACT, जिसे फैक्ट FACT कहते हैं, ये फ्लेनेगन अमेरिका द्वारा विकसित है। उसके बाद है संगीत अभिक्षमता परीक्षण, ये शिशोर ने किया है। और अंगुली निपुणता परीक्षण, ये ओकनर ने किया है। शिक्षा में अभिरुचि का प्रयोग, एजुकेशन में अभिरुचि का प्रयोग किस तरीके से हो सकता है? निर्देशन के क्षेत्र में अभियोग्यता का अधिक महत्व है। परामर्शदाता इसी के ज्ञान के आधार पर उचित परामर्श देता है, सही राय देता है। छात्रों को किन व्यवसायों में प्रवेश करना चाहिए, और यह परामर्श तभी दिया जाता है जबकि छात्रों की क्षमताओं और अभियोग्यताओं का ज्ञान हो। परामर्शदाता कोई चीज़ का ज्ञान देता है वो इसी अभिरुचि के आधार पर देता है, क्योंकि अगर उसको पता ही नहीं है कि इस बच्चे की अभिरुचि ही किस विषय में है या किस व्यवसाय में जाने की है, तो वो उसको सही परामर्श नहीं दे सकता। उसकी क्षमताओं और अभियोग्यताओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका विशिष्ट विषय अथवा संकायों में प्रवेश हेतु यह परीक्षण उपयोगी होता है। विशिष्ट विषय यानी कि कोई सब्जेक्ट या संकाय में प्रवेश दिलाने के लिए यह परीक्षण उपयोगी होता है, क्योंकि हम इससे बच्चे की अभिरुचि का पता लगा सकते हैं, अभिक्षमता का पता लगा सकते हैं। शिक्षण कार्य में ध्यान जागृत करने में सहायक, शिक्षण कार्य में ध्यान जागृत करने में सहायक होती है। विशिष्ट कार्यों के प्रशिक्षण हेतु ये उपयोगी होती है। शिक्षात्मक एवं व्यावसायिक चुनाव में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार उचित स्थानों तथा कार्य क्षेत्रों में लगाने के कार्य में अभिरुचि परीक्षण में सहायता मिलती है। इससे उचित स्थान पर उचित व्यक्तियों के कार्य न करने से जो बर्बादी होती है ना, उससे रोका जा सकता है। यानी कि उस व्यक्ति के उस काम में रुचि नहीं है तो हम उसको उसमें लगा देंगे तो वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा और वो समय की बर्बादी होती है, तो इससे उसको रोका जा सकता है। उसके बाद है आदतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन विलियम जेम्स के द्वारा किया गया।
आदतों यानी कि हैबिट्स का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। आदतें अनुभवों एवं अभ्यासों का प्रतिफल है। जब भी किसी विशेष क्रिया को बार बार उसी रूप में दोहराया जाता है, एक ही काम को बार बार उसी क्रम में उसी तरह कर रहे हैं अपने, तो उसे संपादित हो जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है कुछ यहाँ पर। उसके ऐसा होने पर यही कहा जाता है कि अब उसको ऐसा करने की आदत पड़ गई है। अपने उसको यही कहते हैं, बार बार कोई चीज़ को एक ही एक काम को अपने दोहरा रहे हैं, एक ही एक क्रिया को, तो उसको अपनी आदत कह सकते हैं। गेरेट ने आदत की परिभाषा दी है कि जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है, अपने आप होने लगता है, तो उसे आदत कहते हैं। गेरेट ने कहा है। रायबर्न ने कहा है, आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। कोई एक ही काम है, उसको कई बार दोहराया है उसी क्रम से, तो यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से संपन्न हो जाता है। हमारा एक्टिव होना कोई ज़रूरी नहीं होता, वो हमारी आदत बन चुकी है और वो हम वैसे ही कर देंगे। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आदतें अनुभवों एवं अभ्यासों का ही परिणाम है। आदतें लगातार अनुभव और अभ्यास लगातार अभ्यास और अनुभव का ही परिणाम है। आदतों की विशेषताएं। आदतें अर्जित की जाती है और आदतों में एक रूपता पाई जाती है। एक तो एक रूपता पाई जाएगी और आदतें अर्जित होती है। आदतें ऐसी क्रियाएं होती है जो तत्परता से की जाती है, अपने फटाक से कर सकते हैं ये काम। आदत की क्रियाएं सुगमतापूर्वक एवं सुविधापूर्वक होती है। आदत से काम में यथार्थता एवं सटीकता आती है। जिन क्रियाओं की आदत पड़ जाती है उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता कम होती है। हमें जिस चीज़ की आदत पड़ गई ना, हम वो काम करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो वैसे हो जाएगा क्योंकि वो हमारे व्यवहार में आ चुकी है। आदत से अधिक थकावट अनुभव नहीं होती है। जो चीज़ अपनी आदत में है उसको करने में, उस काम को करने में हमें कोई थकावट अनुभव नहीं होगी। आदत सुधार या परिवर्तन के लिए बाधा बन जाती है। कोई चीज़ें हमारे आदत में आ चुकी है और वो गलत है, तो हम उसका सुधार करना चाहते हैं ना, तो वो कठिन होता है थोड़ा। आदतों के निर्माण में नाड़ी संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आदतों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। आदतें केवल क्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि विचारों और भावनाओं को भी आदतें होती है। विचारों और भावनाओं की भी आदतें होती है अपनी अपनी। आदतें उपयोगी भी होती हैं। आदतें हैं वो उपयोगी भी होती है और हानिकारक भी होती है। जैसे स्व अध्ययन की आदत है तो वो उपयोगी होगी। हानिकारक जैसे कोई नशा करने की आदत पड़ गई तो वो हानिकारक भी होगी। आदतें अधिगम द्वारा अर्जित और स्वचालित प्रक्रिया है। आदतें व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में सहायक होती है। आदतें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे द्वारा किए जाने वाले बहुत से कार्यों को स्वचालित सा बनाकर आदतें हमारी शक्ति और समय की बचत करती है, क्योंकि हम उस काम में पारंगत हो जाते हैं और समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। हमारे व्यक्तित्व को एक विशेष दिशा प्रदान कर उसकी एक अलग छाप बनाने में भी आदतों का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स। बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण हेतु निम्न बातें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अच्छी आदतें डालने हेतु शुरुआत छोटी उम्र से की जाती है। इन्हें दृढ़ निश्चय द्वारा भली भांति शुरू किया जाना चाहिए और आदतें विकसित करने में लापरवाही और टालम टोल पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। आदत संबंधित प्रयत्नों को सही दिशा में सही ढंग से प्रारंभ किया जाना चाहिए। प्रारंभ किए गए प्रयास को भली भांति दोहराया जाए। कोई भी अपने शुरू कर रहे हैं आदत का निर्माण, तो उसको भली भांति दोहराया भी जाना चाहिए। अभ्यास प्रयासों में कोई ढील न दी जाए, इन्हें पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाए। अध्ययन की आदतें, स्टडी हैबिट्स। अध्ययन आदत शिक्षार्थी के लिए एक वांछनीय आदत मानी जाती है, जिसके आधार पर वह अध्ययन करने की आदत या अभ्यस्तता द्वारा ज्ञानार्जन करने में सफल होता है। अध्ययन आदत अध्ययन कर स्वयं सीखने अथवा स्वाध्याय का अभ्यास कर उसकी आदत डालना है। अध्ययन की आदत एक अर्जित व्यवहारिक परिवर्तन है। अच्छी अध्ययन आदतों के निर्माण में शिक्षक या अभिभावक के निर्देशन की आवश्यकता होती है। आदतों का शिक्षा में क्या प्रयोग या अनुप्रयोग हो सकता है? इम्प्लीकेशन ऑफ हैबिट्स इन एजुकेशन। समुचित गृह कार्य, प्रॉपर होमवर्क। बालकों में अध्ययन आदतों या स्वाध्याय का अभ्यास विकसित करने के लिए मास्टर साहब उनको देते हैं गृह कार्य, और बालकों को स्त्रानुकूल सुनियोजित गृह कार्य दिया जाना चाहिए और उसका नियमित संशोधन और पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक शिक्षक द्वारा किया जाना प्रभावी होता है। इससे बच्चों में अध्ययन की आदतें विकसित होगी।
स्व अध्ययन की परिवीक्षित अध्ययन सुपरवाइज्ड स्टडी। विद्यालय में, पुस्तकालय और वाचनालय में शिक्षक के पर्यवेक्षण में छात्रों को पुस्तकों, समाचार पत्रों व पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन का अवसर देना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन की आदत का निर्माण हो सके। शिक्षक अभिभावक संपर्क, टीचर पेरेंट कॉन्टैक्ट, शिक्षार्थियों द्वारा उनके घर पर अध्ययन करने संबंधित परिस्थिति में सुधार हेतु तथा उनकी प्रगति जानने के लिए कभी कभी शिक्षकों को उनके घर जाकर, उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए तथा अभिभावकों को शिक्षकों से संपर्क कर शंका समाधान करना चाहिए। फिर है विद्यालय के सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप। अध्ययन आदतों के विकास हेतु विद्यालय में आयोजित क्रियाकलापों में शिक्षक का मार्गदर्शन शिक्षार्थियों के लिए वांछनीय है। इन क्रियाकलापों में वाद विवाद, संगोष्ठी, लेख, कविता, नाटक आदि प्रतियोगिताएं उल्लेखनीय हैं। व्यक्तिक एवं शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिक एवं शैक्षिक निर्देशन पर्सनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की अध्ययन संबंधित कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान हेतु इन्हें व्यक्तिक और शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना भी अध्ययन आदतों के स्तरोन्नयन में सहायक होता है। पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अध्ययन के प्रति उपेक्षा दिखाने वाले छात्रों को दंड देने और अध्ययन में विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी अध्ययन आदतों के विकास में सहायक हो सकती है। इस कार्य में शिक्षक की भूमिका विवेकपूर्ण एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। अवकाश का सदुपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ हॉलीडेज। शिक्षक अवकाश के समय का अध्ययन कार्य में सदुपयोग करने हेतु शिक्षार्थियों को दत्त कार्य देकर उनका मार्गदर्शन कर सकता है। कोई भी होमवर्क देकर उन्हें मार्गदर्शन कर सकता है। उसके बाद है सामाजिक कौशल। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। जीवन कौशल की शिक्षा में सामाजिक कौशलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक कौशलों से युक्त प्राणी प्रजातांत्रिक समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निर्वहन कर सकता है। सामाजिक कौशल से परिपक्व या परिपूर्ण व्यक्ति के गुण। ऐसे व्यक्ति समूह में अधिक लोकप्रिय होते हैं, यानी कि समाज में उनमें उनके प्रति लोकप्रियता होती है। ऐसे व्यक्ति सहयोग और आज्ञाकारिता एवं अनुशासन आदि गुणों से युक्त होते हैं। उनके जीवन में प्रॉपर अनुशासन पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन उच्च श्रेणी का पाया जाता है। वो समाज से सही तालमेल कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण पूर्णता एवं सकारात्मकता के लिए हुए होते हैं, सकारात्मकता लिए हुए होते हैं। इनका सामाजिक दृष्टिकोण है वो पूर्णता एवं सकारात्मकता लिए हुए होता है। सांस्कृतिक एकता एवं सांप्रदायिक एकता के प्रति समझ होती है इनमें। आधुनिकता एवं परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं ये। अच्छी आदतों सामाजिक कार्यों में संलग्न होते हैं। अच्छी आदतों एवं सामाजिक कार्यों में ये संलग्न होते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पाया जाता है इनमें। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पाया जाता है। दूसरों को प्रेरणा प्रदान करते हैं ये, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता रखते हैं। समाज एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना पाई जाती है इनमें। चरित्रवान होते हैं और संयमपूर्ण व्यवहार होता है इनका। साहस एवं विवेक पाया जाता है इनमें। सामाजिक कौशल का शिक्षा में अनुप्रयोग। सामाजिक कौशल का शिक्षा में अनुप्रयोग। इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल स्किल्स इन एजुकेशन। आत्म संप्रत्यय या आत्मचेतना अथवा आत्मानुभूति। सिखाए जाने वाले कौशल का संगति, निरंतरता और जटिलता के रूप में विश्लेषण करना चाहिए। शिक्षक को कौशल का वर्णन तथा प्रदर्शन करना चाहिए। बालकों को उपयुक्त अभिवादनों का आदान प्रदान करना सीखना चाहिए। विद्यालय में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समूह की भावना को विकसित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन करवाकर समूह की भावना इनमें विकसित करनी चाहिए। किसी पर भी विश्वास किया जाए की भावना विकसित करनी चाहिए। छोटे समूहों में सहभागिता की भावना जागृत करनी चाहिए। छोटे समूह में सहभागिता की, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, भावना जागृत करनी चाहिए। कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए इन्हें। बच्चों के समक्ष अच्छे
आदर्श एवं उचित उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सामाजिक कौशल, सामाजिक भावना की परिपक्वता, सामाजिक भावना की परिपक्वता, नेतृत्व और व्यावसायिक निष्बद्धता ये सामाजिक कौशल होते हैं। अंतः व्यक्तिक संबंध, संप्रेषण कौशल यानी कि बोलने का कौशल, सजगता यानी कि एक्टिव होना चाहिए बंदा, नए अपडेटेड भी होना चाहिए। चिंतन कौशल, जागरूक होना चाहिए। चिंतन कौशल है जिसमें चिंतन शक्ति ठीक ठाक पाई जाती हो, तर्क दे सकते हो, कल्पना भी कर सकते हो। समस्या समाधान का कौशल भी उनमें होना चाहिए, कोई समस्या को समाधान करने का कौशल भी उनमें होना चाहिए। सामाजिक भावना की परिपक्वता, सामाजिक भावना की परिपक्वता एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है। व्यक्ति समाज में उत्पन्न होता है, समाज में उसका विकास भी होता है। समाज की क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य वह स्वयं को समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है। बालक की प्रथम पाठशाला भी परिवार होती है, तत्पश्चात वह विद्यालय के संपर्क में आता है। विद्यालय स्वयं में अनेक छोटे छोटे समूहों से बना वृहद समूह है। विद्यालय है वो अनेक छोटे छोटे समूहों से मिलकर के एक बड़ा समूह बनता है। विद्यालय के वातावरण का बालक के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यालयों का भौतिक एवं सामाजिक वातावरण अच्छा होता है, वहाँ के बालकों का विकास उचित ढंग से होता है। बालक में विद्यालय के प्रति तनाव और आक्रोश नहीं होता, स्कूल से डर नहीं होता उसे ज़्यादा। विद्यालय में सामूहिक खेलों के माध्यम से समूह की भावना को विकसित किया जाता है। विद्यालय में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी समूह की भावना को विकसित कर सकते हो आप। बालकों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसके बाद है नेतृत्व। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। किसी भी समाज में नेतृत्व का अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह नेतृत्व ही होता है जो समाज के विविध क्षेत्रों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आदि में एक नवीन परिवर्तन लाता है। नेतृत्व किसी भी प्रभावी व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक विकास में अधिक उन्नत होता है। यानी कि नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो अन्य से अधिक श्रेष्ठ हो। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ये विकास हैं, ये उनके अच्छी तरीके से हुए हो। ऐसा व्यक्ति वर्ग के व्यक्तियों को निर्देश एवं आज्ञा देता है और अन्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, दूसरे व्यक्ति उसकी बात को मानते हैं। व्यावसायिक निष्बद्धता, इससे आगे है व्यावसायिक निष्बद्धता, प्रोफेशनल कमिटमेंट। व्यावसायिक निष्बद्धता से तात्पर्य है अध्यापकों की अध्यापन के प्रति कर्तव्य भावना से है। अध्यापक की अपने जो काम है, अध्यापन का कार्य है, उसके प्रति वो कितना समर्पित है, उसे कहते हैं। व्यावसायिक निष्बद्धता के मूल में जो बात है वह यह है कि अपने व्यवसाय में वास्तविक रुचि रखने वाले शिक्षक कभी भी अपने शिक्षण कार्य से पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते और वे निरंतर सुधार में लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं? निरंतर सुधार में लगे रहते हैं। व्यावसायिक निष्बद्धता में छात्रों की परीक्षा एवं मूल्यांकन में पूर्ण निष्पक्षता बरतना, पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में जाना, यहाँ पर निष्पक्षता है, निष्बद्धता नहीं है, और विषय के ज्ञान को सदा नवीनतम तरीके से प्रस्तुत करना और नवीनतम शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना, नवीनतम शिक्षा पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका वास्तविक शिक्षण में प्रयोग करना। आर्थिक काम के लिए छात्रों को किसी प्रकार आकर्षित न करना, पैसे के लिए किसी भी तरीके से छात्रों को आकर्षित न करें। कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक समान महत्व देना और ये सब बातें उसमें आ जाती हैं। अंतः व्यक्तिक है, इससे आगे है अंतः व्यक्तिक। अंतः व्यक्तिक संबंधों से तात्पर्य है शिक्षक के समाज के सदस्यों, साथियों, छात्रों के साथ संबंधों से है। अंतः व्यक्तिक होता है वो तो दूसरों के साथ, इसका संबंध होता है वो दूसरों के साथ होता है। और अंतराव्यक्तिक है ना, अंतराव्यक्तिक वो होता है स्वयं। अंतराव्यक्तिक तो स्वयं के लिए शब्द यूज होता है, जबकि अंतःव्यक्तिक है वो दूसरों के लिए यूज होता है। शिक्षक के संबंध प्रजातांत्रिक, सहयोगी तथा सहानुभूतिपूर्ण होने चाहिए। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है।
अतः उसका हर कार्य छात्रों के हित में और हित के दृष्टिकोण से होना चाहिए। उसके छात्र प्रगति करें, जीवन में सफलता प्राप्त करें, यही शिक्षक के जीवन का ध्येय होना चाहिए तथा इसी से उसे सर्वाधिक संतोष प्राप्त होता है। उसके बाद है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संप्रेषण अर्थात अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना, अपने विचार प्रकट करना। यह एक ऐसी योग्यता है जिसके अभाव में प्रभावी शिक्षण आयोजित करना लगभग असंभव होता है। यह एक ऐसी योग्यता है कि इसके कमी में अपने प्रभावी शिक्षण यानी कि एक सही प्रभावपूर्ण लेक्चर का आयोजन नहीं कर सकते। सफल संप्रेषण के लिए शिक्षक को हमेशा सरल, रोचक, स्पष्ट और छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सरल, रोचक और स्पष्ट छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषण में शिक्षक का स्वर भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक का उच्चारण इतना स्पष्ट तथा शुद्ध होना चाहिए कि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उसकी वार्ता को सुन सके। मृदुभाषी शिक्षक को सदैव अपने ध्येय में सफलता मिलती है। इसके विपरीत जिस अध्यापक का स्वर रूखा और तीक्ष्ण और कटु होता है, कक्षा में उसकी प्रगति असंतोषजनक रहती है। संप्रेषण को रोचक तथा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप जैसे सर्वदर्शी सामग्री हो गई, चार्ट हो गया, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, प्रोजेक्टर, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है सजगता, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? सजगता से तात्पर्य शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित समस्त पहलुओं के प्रति जागरूकता से है। व्यक्ति शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं के प्रति जागरूक है या नहीं है, उसे सजगता कहते हैं। शिक्षक कक्षा में जहाँ एक नेता के रूप में काम करता है, वहीं समाज सुधारक तथा मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है तथा भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व का निर्माता भी होता है। शिक्षा संबंधी सभी नीतियाँ एवं कार्यक्रम उसी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। शिक्षक को अपने छात्रों के व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनैलिटी का निर्माण करना होता है तथा उसे समाज के सांस्कृतिक उत्थान का उसे एक जिम्मेदारी का काम दिया होता है कि समाज का आप उत्थान कीजिए। इसी प्रकार शिक्षक को बहुआयामी कार्य करने होते हैं। इन कार्यों को शिक्षक तभी सफलतापूर्वक कर सकता है जब वह उक्त सभी क्षेत्रों के प्रति सजग और जागरूक रहे। जब वो खुद जागरूक होगा तभी आप समाज का उत्थान कर सकेंगे। उसके बाद है चिंतन। मनुष्य के सामने कोई न कोई समस्या आती रहती है, कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है। ऐसी स्थिति में वह उस समस्या का समाधान करने के लिए उपाय सोचता है और वह इस बात पर विचार करना आरंभ कर देता है कि समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और समस्या का समाधान होते ही यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो चिंतन का संबंध है वो आपका समस्या से है। समस्या के प्रकट होते ही आपके मन में चिंतन शुरू हो जाता है। अतः चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है, अर्थात समस्या का समाधान होते ही समाप्त हो जाती है। रोस ने चिंतन की परिभाषा दी है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित एक मानसिक क्रिया है। चिंतन के प्रकार, काइंड्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन के प्रकार, पहला है प्रत्यक्षीकरण चिंतन। यह मूर्त चिंतन होता है। प्रत्यक्षीकरण, जो चीज सामने हो उसके ऊपर। प्रत्यक्षीकरण चिंतन, यह चिंतन की सरलतम विधि है। यह चिंतन की क्या है? सरलतम विधि है। यह चिंतन प्रक्रिया किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रत्यक्षीकरण से आरंभ होती है। कोई घटना देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, उससे स्टार्ट होती है। बालक के द्वारा आम को देखने के बाद आम का स्वाद या आम रस की इच्छा जागृत हो जाती है। हाथी की सूंड देखकर गणेश जी का विचार आ जाता है। तो ये एक मूर्त चिंतन है। सामने देख करके अपने मन में चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। अमूर्त चिंतन क्या होता है या अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? अमूर्त चिंतन के लिए वस्तुओं के संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। मूर्त चिंतन से श्रेष्ठ चिंतन है ये।
प्रतीकों, चिन्हों, शब्दों के आधार पर चिंतन को इस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। लाल रंग के क्रॉस को देखकर बालक प्राथमिक सहायता एवं रेड क्रॉस संस्थान के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। ये अमूर्त चिंतन है। उसके बाद है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन इस प्रकार के चिंतन का उद्देश्य नवीनता का सृजन है, कोई नवीन वस्तु का सृजन है। इस चिंतन में नए संबंधों, साहचर्यों का वर्णन करते हुए वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। यह पूर्व स्थापित नियमों से प्रतिबंधित नहीं होता। व्यक्ति प्रायः समस्याओं का निर्माण कर उसमें संबंधित प्रमाणों को जुटाकर समस्याओं का हल सुझाते हैं। सृजनात्मक चिंतन। फिर आता है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है? यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। इसमें व्यक्ति किसी समस्या के समाधान करने के लिए प्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। उच्च कक्षा में अध्यापन को इस प्रकार के चिंतन के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। उच्च कक्षा में अध्यापक को, अध्यापन गलत लिखा है यहाँ पर, अध्यापक है। उच्च कक्षा में अध्यापक को इस प्रकार के चिंतन के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। फिर है तर्क, रीजनिंग। समस्या समाधान के लिए चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता होती है। कोई भी समस्या हुई तो उसके लिए हम चिंतन शुरू करेंगे कि इसका सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जाए। तर्क को चिंतन का उच्चतम रूप कहा जाता है। तर्क है वो चिंतन का। चिंतन तो जैसे कोई समस्या पैदा हुई तभी अपने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के उसका जो हल निकलेगा ना, जो तर्क अपने देंगे उसको तर्क बोलेंगे। जो समस्या का हल निकालेंगे उसे तर्क कहेंगे, जो उसकी बेस्ट क्वालिटी है। तर्क को चिंतन का विकसित रूप कहा जाता है। चिंतन के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे तर्क कहते हैं। तर्क एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सुसंगठित बुद्धि की आवश्यकता होती है। तर्क के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध बनाया जाता है। चिंतन को क्रमबद्ध बनाया जाता है। तर्क एक अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। समस्या समाधान के साथ ही तर्क समाप्त हो जाता है। कोई समस्या थी, उसका समाधान हो गया, उसके साथ ही तर्क भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। तर्क के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है जिसमें व्यक्ति पक्ष विपक्ष में तर्क के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचता है। तर्क के सोपान, स्टेप्स ऑफ रीजनिंग। जॉन ड्यूई ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक के अंतर्गत 5 सोपान दिए हैं। सबसे पहले क्या होगा? समस्या की उपस्थिति, कोई समस्या की पहचान करना या समस्या को समझना। किसी समस्या की उपस्थिति से तर्क का आरंभ होता है। कोई समस्या पैदा हो गई तब तर्क शुरू हो जाएगा। समस्या उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति उसके बारे में सोचने समझने के लिए बाध्य होता है, अन्यथा नहीं सोचता है उसके बारे में। समस्या की जानकारी। दूसरा सोपान है समस्या की जानकारी, आंकड़ों का संग्रहण। व्यक्ति समस्या का पूर्ण रूप से अध्ययन करेगा उसका कि यह समस्या है क्या। इससे उसके बारे में पूरी जानकारी होती है और वह उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करता है। तीसरा चरण क्या है? समस्या समाधान के उपाय। समस्या समाधान के उपाय हैं उनका अनुमान लगाएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। समस्या से संबंधित एकत्र किए गए तथ्यों की सहायता से समस्या समाधान के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करता है। चौथा सोपान है एक उपाय को अपनाना। उनमें से एक उपाय का वो उसके ऊपर इम्प्लीकेशन लागू करेगा, एक अनुमान का प्रयोग करेगा या सिलेक्शन ऑफ वन मेथड। व्यक्ति समस्या समाधान के विभिन्न उपायों के औचित्य पर पूर्ण रूप से विचार करता है और उनमें से एक उचित उपाय को चयन करता है। उपाय का प्रयोग, निर्णय करना, एप्लीकेशन ऑफ द मेथड। व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए उपाय का प्रयोग करेगा तथा निर्णय पर पहुंचेगा। ये 5वां सोपान है और लास्ट सोपान है इसका। तर्क के प्रकार। तर्क मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आगमनात्मक तर्क, इंड्यूकेटिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों और एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत पर पहुंचता है। आगमन तर्क में व्यक्ति 3 स्तरों से होकर गुजरता है। एक तो निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, दूसरा प्रयोगीकरण और तीसरा सामान्यीकरण। उदाहरणतः व्यक्ति निरीक्षण करता है कि नीले लिटमस पत्र पर किसी भी अम्ल की बूंद पड़ने पर वह लाल हो जाएगा। वह प्रत्येक अम्ल का लिटमस पर प्रभाव देखने के लिए प्रयोग करता है
वह नमक के अम्ल का लिटमस पर प्रभाव देखता है, गंधक अम्ल के प्रभाव को देखता है, शौर्य के अम्ल को भी उस पर चेक करता है और वह पाता है कि सभी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इस प्रकार वह नीले लिटमस पर अन्य अम्लों के प्रभाव को देखता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसी प्रकार इसमें विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। भाटिया का कथन है कि आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। ये आगमनात्मक तर्क था। इसमें क्या है कि वो प्रयोग कर करके देखेगा पहले और लास्ट में फिर अपना नियम बना लेगा कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। पहले उसने टेस्ट कर करके देखे 4-5 और फिर उसने नियम बनाया है। तो ये आगमनात्मक तर्क है। फिर निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, डेड्यूकेटिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क में व्यक्ति पूर्व निश्चित सिद्धांतों अथवा नियमों को स्वीकार कर लेता है। पहले से जो नियम बने हुए ना उनको स्वीकार कर लेगा और उसी के आधार पर कोई परिस्थिति या विषय वस्तु विशेष की सत्यता को प्रमाणित करता है। यानी कि पहले उसे नियम बताएंगे, पहले क्या बताएंगे, नियम देंगे और उसके बाद वो उन उदाहरणों को उस नियम के अनुसार लागू करके देखेगा। तो ये निगमनात्मक तर्क है। पहले बता दिया कि सभी अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं, ये नियम दे दिया उसे। उसके बाद वो प्रयोग करता है, नींबू का रस भी नीले लिटमस को लाल करता है, अतः यह भी अम्ल है। निगमनात्मक तर्क के संबंध में भाटिया का विचार है कि निगमन विधि का प्रयोग प्रमाण की विधि है। निगमन विधि प्रमाण की है, पहले प्रमाणित है, वो नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। आगमनात्मक तर्क में नियम बाद में बनते हैं, निगमनात्मक में पहले बन जाते हैं। आलोचनात्मक तर्क, आलोचनात्मक तर्क इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण व दोष की परख कर लेता है। उसके गुण दोष की परख के बाद ही वह निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। आलोचनात्मक व्यक्ति में क्या होता है कि समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण दोष दोनों की परख करेगा और उन गुण दोष की परख के आधार पर वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ये आलोचनात्मक तर्क होता है, गुण और दोष दोनों बताएगा। उसके बाद सादृश्यवादी तर्कणा होती है, एनालॉजिकल रीजनिंग होती है। इस तरह की तर्कणा में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी, ठीक उसी तरह राणा प्रताप ने भी अकबर से हार स्वीकार नहीं की, इसे अपने मान के खिलाफ समझा था। अतः सचमुच में राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। इस तरह के चिंतन को सादृश्यवाची तर्कणा कहा जाता है। फिर है कल्पना, उसके बाद है कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना का अर्थ है मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विगत अनुभव, पहले के अनुभव तथा उन वस्तुओं को जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने मूर्त रूप में नहीं है, अमूर्त हैं, नए रूप में संगठित करके उनका पुनः स्मरण करते हैं। उनको एक नया ही विचार के रूप में उनको पुनः स्मरण यानी कि वापस याद करते हैं अपने। उदाहरणार्थ यदि हम किसी सुंदर मकान को देख चुके होते हैं तो उसकी छाप हमारे मस्तिष्क में रहती है। जब कभी भी हम उसका उसी स्वरूप में पुनः स्मरण करते हैं तो यह प्रतिमा का स्वरूप होता है, परंतु यदि हम उसमें कुछ परिवर्तन के रूप में पुनः स्मरण करते हैं तो यह कल्पना हो जाती है। सेम टू सेम देखेंगे कि ऐसा था वो घर, अपने माइंड में सोचेंगे तो वो आपका प्रतिमा स्वरूप है उसका। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि अगर उसमें ऐसा होता, ये मकान इधर होता, ये इधर होता, ये चीज़ यहाँ पर होती, तो वो आपकी कल्पना कहलाती है। इसी प्रकार देखी हुई किसी वस्तु की अनुपस्थिति में स्मृति के आधार पर प्रतिमा बनती है और इसी प्रतिमा के आधार पर कल्पना बनती है। अतः कल्पना किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसके नए रूप में मानसिक चित्रण होता है, नया रूप होना जरूरी है, वो आपकी कल्पना कहलाएगी। मैकडुगल द्वारा कल्पना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन बाय मैकडुगल। कल्पना, इमेजिनेशन, एक तो पुनरुत्पादक कल्पना होती है और एक है उत्पादक कल्पना होती है। उत्पादक कल्पना है, उसके दो भाग हैं, रचनात्मक कल्पना और एक होती है सृजनात्मक कल्पना। सबसे पहले पुनरुत्पादक कल्पना है, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन में स्मृति के द्वारा विगत अनुभवों की प्रतिभाओं के रूप में ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं। विगत पुराने अनुभव
उनकी प्रतिभाओं के रूप में ज्यों के त्यों उपस्थित होते हैं। बालक जब किसी सुनी हुई बात को यथासंभव स्मरण कर उसी रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है तो उसे पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं, वापस सेम उसी फॉर्मेट में। उत्पादक कल्पना क्या होती है? प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। विगत अनुभवों को जब एक नवीन क्रम में नवीनता के साथ कुछ अपनी तरफ से जोड़ करके नया बनाकर मौलिक रूप से रचना करके उसे प्रकट करते हैं तो वो आपकी उत्पादक कल्पना कहलाती है। और इसके दो रूप होते हैं। एक तो रचनात्मक कल्पना, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन होता है। रचनात्मक कल्पना वह कल्पना जिसका प्रयोग भौतिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरणार्थ इंजीनियर द्वारा पुल, ये एक रचनात्मक कल्पना है। मकान, बांध आदि के निर्माण से पहले उसकी कल्पना करना रचनात्मक कल्पना होती है। दूसरी होती है सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। सृजनात्मक कल्पना वह कल्पना है जिसका प्रयोग किसी अभौतिक वस्तु की रचना, अभौतिक जैसे पुल वगैरह है वो भौतिक होते हैं, ये अभौतिक की बात कर रहा है। जैसे कोई संगीत, काव्य, कहानी, उपन्यास, ये सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत आते हैं, वो रचनात्मकता में आते हैं। पुल, घर, ये इनके नक्शे बनाना, उनकी कल्पना करना। फिर जेम्स ड्रेवर द्वारा कल्पना का वर्गीकरण। जेम्स ड्रेवर ने कल्पना का वर्गीकरण किया है। जेम्स ड्रेवर द्वारा किए गए कल्पना के वर्गीकरण के निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है उसको। पुनरुत्पादक या उत्पादक कल्पना, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ड्रेवर के वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि उसने भी मैकडुगल की भांति पहले कल्पना को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है, पुनरुत्पादक तथा उत्पादक कल्पना। इन दोनों प्रकार की कल्पनाओं का वर्णन मैकडुगल के वर्गीकरण के अंतर्गत किया जा चुका है। वही सेम ही बात है इसमें भी। फिर है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अर्थ एवं परिभाषा। कभी कभी किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचने से पहले बीच में एक कठिनाई आ जाती है और जिससे उस कठिनाई को दूर करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करके यदि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। अतः समस्या समाधान का अर्थ कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेना या लक्ष्य को प्राप्त करना है। समस्या समाधान की विधियाँ। इंटरपर्सनल रिलेशन। स्किनर ने समस्या समाधान की निम्न विधियाँ बताई है। अनसीखी विधि, अनलर्नड मेथड। इस विधि का प्रयोग निम्न कोटि के प्राणियों द्वारा अपनी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। अनसीखी विधि उदाहरणतः जैसे मधुमक्खियों को भोजन की इच्छा, फूलों का रस चूसने से तथा खतरे से बचने की इच्छा शत्रु को डंक मारने से पूरी हो जाती है। ये अनसीखी विधि है समस्या समाधान की। प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस विधि का प्रयोग निम्न और उच्च दोनों कोटियों के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किया गया प्रयोग ये प्रयास एवं त्रुटि के अंतर्गत आता है। बिल्ली कई प्रकार के समाधान और प्रयोग और त्रुटियां करते हुए एक समाधान द्वारा पिंजरे से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। इसी प्रकार उसकी समस्या का हल हो जाता है। फिर है अंतर्दृष्टि विधि। इसका संबंध गेस्टाल्टवाद से होता है, अंतर्दृष्टि का। इंसाइट मेथड। इस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में कोहलर द्वारा वन मानुष पर किया गया प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने वन मानुष पर किया था। गेस्टाल्टवाद, अंतर्दृष्टि, सूज, कोहलर। वाक्यात्मक भाषा विधि, सेंटेंस लैंग्वेज मेथड। इस विधि का प्रयोग मनुष्य द्वारा काफ़ी समय से किया जा रहा है। यह पूरे वाक्य बोलकर अपनी समस्याओं का हल करता हुआ प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, इसलिए वाक्यात्मक भाषा को सारी सभ्यताओं का आधार माना जाता है। फिर है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। आज प्रत्येक क्षेत्र में समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आरंभ से अंत तक एक व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाता है। स्किनर के अनुसार इसमें 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। वैज्ञानिक विधि में 6 सोपान होते हैं। समस्या को समझना, सबसे पहले क्या होता है? समस्या को ठीक तरीके से समझना, फिर जानकारी इकट्ठे करना, फिर संभावित समाधान ढूंढना और संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना और उनका परीक्षण करना और फिर निष्कर्ष बना लेते हैं, एक निष्कर्ष का निर्माण करना। तो ये आपकी साइकोलॉजी है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर साइकोलॉजी है वो कंप्लीट होती है। और उसके बाद अपने MCQ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 20-30 प्रश्न डेली करेंगे। 20 से 30 प्रश्न डेली होंगे।
दिशा पब्लिकेशन की 2020 वाली 10वां एडिशन है, जो 10वां ही है शायद, हाँ 10वां है, तो उसके ऊपर डेली लाइव क्लासेज लेके आएंगे, आप ज़रूर देखना। दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान 2020 2011 से 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और पहला टॉपिक रहेगा इसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान, और डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उनकी विस्तृत व्याख्या भी की जाएगी। और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग जो रिपीट होते हैं ना प्रश्न, उनकी चर्चा की जाती है इसमें।